हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है ज्ञान जीएस के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 9 की बात करने वाले हैं। इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 8 तक कंप्लीट स्टडी कर चुके हैं और हमने 38 प्रश्नों को सभी प्रैक्टिस सेटों में देखा है। तो चलिए आज शुरू करते हैं। जो आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 9 होने वाला है उसमें बहुत ही खास क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसे हम डेली बेस पर 7 बजे आपके लिए क्लास प्रस्तुत करते हैं। तो ये क्लास आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कृपया ध्यान रखिएगा इस सेगमेंट का। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन के साथ में। और हमारा पहला ही क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि भाई भारत में आपकी रिजर्व बैंक है, क्या है? भारत का सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो वो क्या करता है? रेपो रेट, बैंक दर या रेपो रिवर्स रेट जारी करता है। ठीक है, तो सभी रेट क्या करता है? जारी करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो उसी के अकॉर्डिंग ये प्रश्न है और प्रश्न आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो देखते हैं कि किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेता है। अगर हम रिजर्व बैंक की बात करें, केंद्रीय बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, तो हम इसे बोलते हैं आरबीआई। क्या बोलते हैं हम इसे? आरबीआई बोलते हैं। आरबीआई की स्थापना की अगर बात करें तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। और जब स्थापना हुई थी तब इसका मुख्यालय जो बनाया गया था कहां पर? कोलकाता में बनाया गया था। कहां पर बनाया गया था? कोलकाता में। तो आरबीआई का प्रारंभिक मुख्यालय कहां पर था? कोलकाता में था। अब 1937 यानी कि 2 वर्षों के बाद जब 1937 की डेट आ गई तो यहाँ पर जो मुख्यालय था वो बंबई स्थानांतरित कर दिया गया। तो आरबीआई भारत का एक सेंट्रल बैंक है, यानी कि भारत का एक केंद्रीय बैंक है। कौन सा बैंक है आपका? केंद्रीय बैंक है। भारत में किस सेक्टर में आता है? केंद्रीय बैंक के सेक्टर में आता है। तो इसका जो मुख्यालय है अभी वर्तमान समय में कहां पर है? आपके मुंबई में। यानी कि वर्तमान समय में केंद्रीय बैंक का जो मुख्यालय है वो कहां पर है? आपके मुंबई में है। ठीक है, इतनी बात आप याद रखिएगा। अब अगर बात करें कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण भी कर दिया गया, तो राष्ट्रीयकरण आरबीआई का 1949 में करा गया। तो आरबीआई की स्थापना 1935 में, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया। किस समिति की सिफारिश पर आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो किस समिति की सिफारिश पर स्थापना की गई? तो हिल्टन हिल्टन यंग आयोग। किस समिति की सिफारिश पर? हिल्टन यंग आयोग या हिल्टन यंग आयोग समिति की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना की गई। तो भारत का केंद्रीय बैंक है, यानी कि भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक की अगर बात करें, भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा आपका वाणिज्यिक बैंक एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 1 जुलाई 1955 में स्थापित हुआ था भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक। ठीक है, अब प्रश्न है कि किस दर पर रिजर्व बैंक आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेता है। तो किस दर पर? बैंक दर से, रेपो रेट से या रिवर्स रेपो रेट से? किससे लेता है? आपके रिवर्स रेपो रेट से लेता है। ठीक है, आपसे ये भी पूछा सकता है, तो करंट अफेयर्स पढ़िएगा। रिवर्स रेपो रेट कितनी है, रेपो रेट कितनी है, आपके बैंक दर कितनी है, एसएलआर कितना है, सीआरआर कितना है। क्योंकि एक बार आपके यूपी पुलिस पेपर में सीआरआर कई बार पूछा जा चुका है, एक बार तो पूछा गया था। इसलिए आप लोग जो भी त्रिमासिक आपकी जो होती है उनको क्या होता है? चेंज होता रहता है। तो यहां से भी आप समझिएगा कि ये जो पॉइंट बनते हैं बहुत इंपॉर्टेंट हमारे बनते हैं। तो आप करंट अफेयर्स की क्लास को ज्वाइन करने के बाद में सब बैंक रेट्स आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा और पेपर से पहले देख कर भी जाइएगा, क्योंकि यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न हमारे बनते हैं। तो देखिएगा, और भी अगर हम बात करें कि कोलकाता की स्थापना किसने करी, तो जॉब चार्नक ने। जॉब चार्नक ने कोलकाता की स्थापना की थी। और अगर बंबई की स्थापना की बात करेंगे तो गेरोल्ड अंगियार ने बंबई की स्थापना की थी। इसने गेरोल्ड अंगियार ने। ठीक है, तो गेरोल्ड अंगियार ने बंबई की स्थापना की थी। ठीक है, याद रखिएगा क्योंकि बड़े शहरों की स्थापना हमें ज्ञात होना जरूरी है। ठीक है, चलते हैं। पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। दूसरा प्रश्न क्या कहता है कि भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। पहला प्रश्न तो मेरा यह है कि भारत का उपराष्ट्रपति किस आर्टिकल के अंतर्गत होगा। तो देखिएगा, उपराष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति होगा आर्टिकल नंबर 63। अगर हम आर्टिकल नंबर 63 की बात करें तो हम कह सकते हैं भारत में क्या होगा? एक उपराष्ट्रपति होगा। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पद का प्रावधान किया गया है। कौन होगा आपका? वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, जिसे हम उपराष्ट्रपति के नाम से जानते हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक होगा। पहला सर्वोच्च नागरिक कौन होगा? आपका राष्ट्रपति होगा।
उसके बाद अगर मैं और भी इसी में आर्टिकल की अगर बात करूं तो आर्टिकल नंबर 64 की अगर बात करता हूं यहां से 64 की, तो देखिएगा आपको पता है कि आर्टिकल नंबर आपको राष्ट्रपति से जो महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं वो 63, 64 और 65 आर्टिकल आपके महत्वपूर्ण है। मैंने आपको एक बार इससे पहले भी प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में बता चुका हूं। तो आप अगर पहले प्रैक्टिस सेट से लेकर आप इस प्रैक्टिस सेट तक अगर आए हैं तो आपकी जीएस जो है ना बहुत मजबूत नींव रख चुकी है आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो याद रखिएगा, क्योंकि यही आपके ज्यादा से ज्यादा अच्छे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको यहीं से बताए जाएंगे और यही आपके पेपर में आएंगे। बिल्कुल आपको लग रहा होगा कि बिल्कुल ऑफलाइन की तरह आप लोग स्टडी कर रहे हो, ठीक है। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं आपको। आर्टिकल नंबर 64 क्या है? तो आर्टिकल नंबर 64 है कि आपको पता है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। तो राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा आर्टिकल नंबर 64 में, ठीक है। उपराष्ट्रपति जो होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। क्या होगा? पदेन सभापति। तो राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होगा? उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है। तो पहले कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्ण थे जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। और राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो सर्वपल्ली राधाकृष्ण राज्यसभा के पहले अध्यक्ष थे, ठीक है। अब देखिएगा आर्टिकल नंबर 64 हो गया आपका। आर्टिकल नंबर 65 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 65 ये कहता है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। तो आर्टिकल नंबर आपकी 63, 64 और 65 आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन चुनता है? तो दोनों सदनों के निर्वाचित व मनोनीत सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग भी करते हैं, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति के को बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। कितनी? 35 वर्ष। राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। राज्यपाल बनने के लिए कितने वर्ष होनी चाहिए? तो राज्यपाल बनने के लिए भी 35 वर्ष होनी चाहिए। यानी कि अगर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात करेंगे बीपी, यहां पर क्या सिर्फ पी, और यहां पर स्टेट गवर्नर की बात करेंगे, ठीक है। सबके लिए कितनी आयु होनी चाहिए? 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए ओवरऑल सबके लिए, ठीक है। यहां पर आंसर क्या होगा? 35 वर्ष। देखिएगा यहां से अगर बात करें तो विधान परिषद जो कि एक स्थायी सदन है जिसे भंग नहीं किया जा सकता है, और आपकी राज्यसभा के लिए जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु जो होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? आपकी 30 वर्ष आयु होनी चाहिए राज्यसभा के लिए न्यूनतम। 40 का पूरे भारतीय संविधान में, 37 किसी के लिए भी प्रावधान नहीं है। अगर लोकसभा की बात करें, लोकसभा और विधानसभा की बात करते हैं, लोकसभा और विधानसभा की बात करते हैं, तो देखिएगा न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु होनी चाहिए आपकी लगभग में 25 वर्ष, ठीक है। पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो पंचायतों का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। मतदान करने की आयु भी कितनी होनी चाहिए? पहले 21 वर्ष थी, अब घटाकर उसको 18 कर दिया, तो मतदान करने की आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष होनी चाहिए। कब किया गया? तो 61 संविधान संशोधन 1988 के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई? 18 वर्ष कर दी गई। यानी कि मतदान 18 वर्ष में, पंचायतों का चुनाव 21 वर्ष में, लोकसभा का चुनाव 25 वर्ष में, राज्यसभा का चुनाव कितने? 30 वर्ष में। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्य यानी कि आपके जो आपके राज्यपाल होते हैं उनका कब होता है? तो उनका 35 वर्ष। देखिए मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए कोई न्यूनतम आयु नहीं है, ठीक है, उसकी सिर्फ योग्यता होती है, न्यूनतम आयु कोई भी नहीं है, ठीक है। तो याद रखिए प्रधानमंत्री बनने के लिए अगर प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य है तो 25 वर्ष, और राज्यसभा का सदस्य है तो 30 वर्ष होनी चाहिए। कितनी? आपकी 30 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको भी आप देख सकते हैं, बेहतरीन प्रश्न मैंने आपको डिटेल फॉर्मेट में बताया है, ठीक है। तो याद रखिएगा इस बात को, ओके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश उच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति की सार्वजनिक कार्यालय पर अधिकार करने के रोकने के लिए जारी किया जाता है, ठीक है। कौन सा व्यक्ति है जो अधिकार करने के लिए जारी क्या है? देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश
उच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति की किसी सार्वजनिक कार्यालय पर अधिकार करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। ठीक है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इस बात को। अब एक बात समझिएगा, अगर मैं बात करूं आर्टिकल नंबर 32, अगर आर्टिकल नंबर 32 की बात करूं तो क्या आता है इसके अंतर्गत? संवैधानिक, क्या है आपका? संवैधानिक उपचारों का सिद्धांत। ठीक है, क्या है? संवैधानिक उपचारों का सिद्धांत आता है। तो संवैधानिक उपचारों का सिद्धांत को भारतीय संविधान की आत्मा व हृदय भी कहा गया, यानी कि भारतीय संविधान की आत्मा व हृदय भी कहा गया। किसके द्वारा कहा गया? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा। किसके द्वारा कहा गया? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा। ठीक है, एक कहा गया है कि भारतीय संविधान की आत्मा व हृदय है आर्टिकल नंबर 32। ठीक है, अब अगर यहीं पे बात करें तो आर्टिकल नंबर 32 में रिटों की चर्चा की गई है, यानी कि रिट विशेषाधिकार दिया गया है। तो अगर प्रश्न बना दिया जाए कि रिट विशेषाधिकार हमने कहां से लिया है, तो रिट विशेषाधिकार हमने ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया है। कहां के संविधान से? ब्रिटेन के संविधान से। तो ब्रिटेन के संविधान से रिट विशेषाधिकार को हमने ग्रहण किया है, राइट। तो रिटें हमारे पास में कितने प्रकार की होती है? जैसे अगर मैं बात करूं बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये क्या हमारे पास में रिट है। उसके बाद अगर बात करें परमादेश, परमादेश यानी किसी को आदेश देना। उसके बाद अगर बात करें तो अधिकार प्रक्षा, ये भी हमारे अंतर्गत आती है, अनुच्छेद नंबर 32 के अंतर्गत। उसके बाद अधिकार प्रक्षा, ठीक है। फिर अगर बात करें उत्प्रेषण, उत्प्रेषण, ठीक है। तो आपकी रिटें आती, आप बताएंगे कि पांचवी रिट इसमें कौन सी शामिल होती है। देखिएगा, जैसे उत्प्रेषण भी हमने लिख दिया, आपके परमादेश भी हो गया, निस्तिका आपकी रिट होती नहीं है, अधिकार प्रक्षा आपकी होती है। अगर पांचवी रिट की बात करेंगे तो क्या होता है? प्रतिषेध। क्या होती भाई मेरे? प्रतिषेध होती है। ठीक है, तो भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 32 में 5 रिटों का उपयोग किया था। अगर आपने एक मूवी देखी होगी, दृश्यम मूवी को देखा होगा अगर आपने, तो वहां पर चौथी फेल व्यक्ति जो कि अजय देवगन होता है, उसमें क्या कराया था? बोलता है कि आपके पास एक बंदी प्रत्यक्षीकर है, यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण है। अगर कोई व्यक्ति को गिरफ्तार करता है तो 24 घंटे के अंदर उसे किसी न्यायालय या मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा, ये कहा जाता है उसमें। ठीक है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, डिटेल पार्ट में हम सभी रिटों को समझेंगे। ठीक है, जब हम टॉपिक लेंगे संविधान में, संविधान की सीरीज आपकी चल रही है, ठीक है, वहां से भी आप स्टडी कर सकते हो संविधान को। तो देखिएगा, जब हम विशेष टॉपिक को यहाँ पर लेते हैं, ठीक है, तभी हम इसकी बात करेंगे। अभी के लिए आप आर्टिकल नंबर अगर 32 की बात करें तो आर्टिकल नंबर 32 में आपके 5 रिटों का उल्लेख किया गया है। प्रश्न हमारा है, अब इसमें अगर मैं एक प्रश्न और भी बना दूं इस फॉर्मेट में, अगर मैं एक प्रश्न और भी बना दूं कि आपके आर्टिकल नंबर 32 में कौन सी रिट शामिल नहीं है, तो आपका ऑप्शन क्या होगा? सी, सी रिट आपके शामिल नहीं है। प्रश्न है कि अधिकार करने का, तो अधिकार करने का अधिकार से ही तो संबंधित होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो देखिएगा, अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो दो अनुच्छेद है हमारे पास में। अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम दो जगह जा सकते हैं, एक तो सुप्रीम कोर्ट और एक आपके हाई कोर्ट। क्योंकि मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षक आखिर है कौन? तो सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय आपके मौलिक अधिकारों का संरक्षक हैं, लेकिन गारंटर भी तो हैं। तो हम कह सकते हैं जुडिशरी जो है वो हमारी क्या है? मौलिक अधिकारों का संरक्षण है, जो कि भारतीय संविधान का तीसरा पिलर है। हिंदी में बोले तो न्यायपालिका। क्या? न्यायपालिका। तो न्यायपालिका के दो सेक्टर होते हैं, एक तो उच्चतम न्यायालय और एक उच्च न्यायालय, जिसे हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, और इसे हम हाई कोर्ट कहते हैं। भारत में 24 हाई कोर्ट हैं या 25, तो अब 25 हो गए, पहले 24 थे, एक हाई कोर्ट आपका बढ़ गया है। सुप्रीम कोर्ट कितने हैं? तो सुप्रीम कोर्ट आपका एक है। ठीक है, अगर मौलिक अधिकारों का हमारे हनन होता है तो आर्टिकल नंबर 32 का प्रयोग सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत किया जाएगा, और मौलिक अधिकारों का अगर हनन आपका होता है तो आर्टिकल नंबर 226 आप हाई कोर्ट में भी दाखिल कर सकते हैं।
किसके पास ज्यादा शक्ति है? तो देखिएगा ज्यादा शक्ति इसके पास, हाई कोर्ट के पास ज्यादा शक्ति है अकॉर्डिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट की तुलना में मौलिक अधिकारों के क्षेत्राधिकार में, सुनिएगा, सुप्रीम कोर्ट की तुलना में मौलिक अधिकारों के क्षेत्राधिकार में सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति क्या है? कम है। ठीक है, यानी कि उच्चतम न्यायालय की शक्ति क्या है? ज्यादा है। तो यहाँ पे लाइन ये भी बन सकती है कि सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय के मामले में मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति ज्यादा व्यापक है। उच्च न्यायालय की शक्ति ज्यादा व्यापक है, राइट। सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। करें चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था। कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक था। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था। अब मौर्य वंश के संस्थापक की अगर बात हम करें तो देखिएगा, मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। इनके एक प्रधानमंत्री थे जिन्हें हम कहते हैं, प्रधानमंत्री कौन था इनका? चाणक्य। प्रधानमंत्री कौन थे इनके? चाणक्य। तो चाणक्य इनके प्रधानमंत्री थे और चाणक्य की सहायता से इन्होंने घनानंद की हत्या कर दी, नंद वंश का अंत कर दिया और नंद वंश का अंत करने के बाद इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर दी। इनका जो मकबरा है, किनका? चंद्रगुप्त मौर्य का जो मकबरा है वो कहां पर है? आपके पाटलिपुत्र में है। कहां पर है भाई मेरे? तो चंद्रगुप्त का मकबरा कहां पर है? पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का मकबरा है। चंद्रगुप्त का मकबरा जो है वो आपके लकड़ी से बना है, लड़की से नहीं, लकड़ी से बना है। तो पूरे भारतीय संविधान, सॉरी, भारतीय इतिहास में अगर बात करें हम, तो लकड़ी से एक ही मकबरा बना हुआ है जो कि आपके चंद्रगुप्त मौर्य का मकबरा कहां पर है? पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र की अगर बात करेंगे, पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन है? तो पाटलिपुत्र की स्थापना किसने करी? उदयन ने। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने करी। अब चलते हैं बिंदुसार की बात करेंगे। बिंदुसार को हर्यक वंश का संस्थापक कहते हैं, ठीक है। बिंदुसार को क्या कहते हैं? हर्यक वंश का संस्थापक कहते हैं। सॉरी, बिंदुसार को नहीं कहते, ठीक है, बिंबिसार को कहते हैं। क्या हो गया? बिंबिसार। ये नीचे चलते हैं, बिंबिसार को क्या कहते हैं? हर्यक वंश का संस्थापक कहते हैं। हर्यक वंश का संस्थापक किसे कहते हैं? बिंबिसार को। और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बताने वाला हूं मैं, जैसे पाटलिपुत्र की स्थापना किसने करी थी? तो पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने करी थी, वैसे ही हर्यक वंश के अंतिम शासक उदयन ने स्थापना की थी। और बिंबिसार ने किसकी स्थापना की थी? राजगीर की। राजगीर बोले या गिरिब्रज बोले, ठीक है, राजगीर या गिरिब्रज की स्थापना किसने करी थी? ठीक है, किसने की थी भाई? बिंबिसार ने करी थी, जो कि हर्यक वंश का संस्थापक था। तो हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहते हैं। क्यों कहते हैं पितृहंता वंश? क्योंकि अपने पिता को मार देते थे। तो बिंबिसार की हत्या किसने करी? अजातशत्रु ने करी। किसने करी? अजातशत्रु ने करी, ठीक है। किसने करी? तो आपके अजातशत्रु ने करी थी। अब पर अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने कर दी, तो इसे पितृहंता वंश भी कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा। चंद्रगुप्त की अगर बात करेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय किसका पुत्र था? तो समुद्रगुप्त के पुत्र थे। और इनके समय में एक व्यक्ति आया था जिसे कहते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय जो व्यक्ति आया था, चीनी यात्री, जिसे हम फाहियान के नाम से जानते हैं। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? फाहियान जो चीनी यात्री था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था, ठीक है। अशोक के सबसे पहले शिलालेख 1837 में किसने पढ़े थे? जेम्स प्रिसेप ने पढ़े थे। और ये क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस में पूछा गया है। जेम्स प्रिसेप ने सबसे पहले शिलालेखों को पढ़ा था। किसके शिलालेखों को? अशोक के शिलालेखों को। कब पढ़ा था? 1837 में पढ़ा था। और सबसे पहला शिलालेख जो अशोक का खोजा गया था वो किस में? ब्राह्मी लिपि में। किस लिपि में खोजा गया था? ब्राह्मी लिपि में अशोक का सबसे पहला शिलालेख खोजा गया था, राइट। याद रखिएगा, ब्राह्मी लिपि में। तो आंसर होगा हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य के जो पुत्र थे वो क्या थे? आपके बिंदुसार थे। कौन थे? आपके बिंदुसार थे। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र जो थे वो कौन थे? बिंदुसार थे। तो हिस्ट्री के जो मैंने आपको प्राचीन भारत से क्वेश्चन बताए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इतने इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा है ना। पढ़ने के लिए तो बहुत सारा है, लेकिन इतना ही आप याद रखिएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
कहना भारत में, ये देखिएगा एक प्रश्न को मैं आपको पढ़ा चुका हूं, भारत में तुगलक वंश के बाद कौन से वंश ने शासन किया, राइट, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिएगा दिल्ली सल्तनत, अगर दिल्ली सल्तनत की बात करें, ठीक है, दिल्ली सल्तनत का मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट वीडियो में भी, शायद आपको मैंने बताया था दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो दिल्ली सल्तनत का ही आपका क्या है, तुगलक वंश है। और तुगलक वंश बहुत ही बड़ा वंश है, सबसे ज्यादा शासन करने वाला दिल्ली सल्तनत में अगर कोई वंश है तो वो तुगलक वंश है। अब देखिएगा दिल्ली सल्तनत पर सबसे पहले गुलाम वंश की स्थापना हुई, इसकी गुलाम वंश। और गुलाम वंश का जो शासन काल था वो 1206 से लेके 1290, ये आपका गुलाम वंश रहा था, ठीक है। गुलाम वंश के बाद अगर बात करेंगे तो उसके बाद में खिलजी वंश आपका आ गया, क्या आ गया आपका, खिलजी वंश। खिलजी वंश के बाद में तुगलक वंश, कौन सा वंश आ गया आपका, तुगलक वंश। और तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश है, तो सैयद वंश। देखिएगा ऑप्शन में क्या सैयद वंश है क्या। उसके बाद अगर बात करेंगे तो लास्ट में हमारे दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम वंश था वो क्या था, लोधी वंश। ऐसे हमारे 5 वंश आ गए दिल्ली सल्तनत में, जो कि अगर बात करी जाए तो 1290 से लेके 1320 तक शासन किया लोधी वंश ने, और 1320 से लेकर 1414 तक शासन किया किसने, तुगलक वंश ने। और 1414 से लेकर 1451 तक जो शासन किया वो आपके सैयद वंश ने किया। और 1451 से लेकर 1526 तक जो शासन किया वो किसने किया, सैयद वंश, लोधी वंश ने किया। लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी को बाबर ने मार दिया, और लोधी वंश का क्या हो गया, अंत हो गया। जब लोधी वंश का जब अंत हो गया तो वहां पर शासक कौन बना, तो वहां पर जो शासक बना उसको क्या कहते हैं, बाबर कहते हैं। मुगल वंश की नींव रख गई, यानी कि पानीपत के प्रथम युद्ध से मुगल वंश की क्या रख दी, नींव रख दी, किसने, बाबर ने। बाबर को आमंत्रित किया था, किस व्यक्ति ने आमंत्रित किया था बाबर को, भारत पर आक्रमण करने के लिए। तो पंजाब के गवर्नर दौलत खान ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए क्या करा था, आमंत्रित किया था, क्योंकि दौलत खां को इब्राहिम लोधी बुरी तरह से हरा चुका था। इसलिए वहां पर उसने बोला कि आ जाओ तुम भारत पर आक्रमण करो। दौलत खान ने सोचा कि बाबर भारत की संपदा को लूटेगा और लेके चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उसने भारत में ही मुगल वंश की नींव रख दी, ठीक है। अब देखिएगा भारत में तुगलक वंश, तो इसमें देखिए तुगलक वंश की अगर बात करें तो देखिएगा तुगलक वंश आपका ये है, ठीक है। अब तुगलक वंश आप सभी वंशों में देखेंगे तो तुगलक वंश सबसे बड़ा वंश है आपका, ठीक है। तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश आया, तो हम कह सकते हैं सैयद वंश आ गया तुगलक वंश के बाद। तो तुगलक के बाद कौन सा वंश आ गया, सैयद वंश आ गया, राइट। अब तुगलक के बाद अगर सैयद वंश आ गया तो एक बात समझिएगा कि तुगलक वंश का जो शासन टाइम है वो आपके 1320 से लेकर 1414 था। तो इसके मध्य में भी 2 साम्राज्य बसाए गए थे, इसके मध्य में 2 साम्राज्य बसे थे। एक तो विजयनगर साम्राज्य, कौन सा, विजयनगर साम्राज्य, और दूसरा बसा जो था, एक तो विजयनगर साम्राज्य हो गया, और दूसरा जो साम्राज्य जो बना था उसे हमने क्या नाम दिया, तो उसे इंडियन हिस्ट्री में नाम दिया गया आपके, ठीक है, बहमनी साम्राज्य। क्या नाम दिया गया, बहमनी साम्राज्य। तो तुगलक वंश के अंतर्गत 2 साम्राज्य स्थापित हुए, उसे क्या कहा हमने, बहमनी साम्राज्य कहा। क्योंकि विजयनगर साम्राज्य जो है उसकी स्थापना हरिहर व बुक्का ने की थी 1336 में, मैंने आपको बहुत सारी क्लासों में इस बात को बताया है, ठीक है। और 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना की गई। तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 में और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में। अब ये देखिएगा इनकी जो डेट है वो आपके तुगलक वंश के मध्य में ही तो पड़ती है। कहां पड़ती है, तुगलक वंश के मध्य में पड़ती है। तुगलक वंश में एक शासक आया था जिसे कहते हैं इब्न बतूता, मोरक्को देश का रहने वाला था। उसने किताबुल रिहला नामक पुस्तक लिखी थी। अब देखिएगा इसमें अगर मैं शासक की बात करूं तो इसमें एक शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। क्या नाम था उसका, मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो इसका शासन था, कब से कब तक शासन था, 1325 से लेकर 1351 तक इसका शासन था। तो 1325 से लेकर 1351 तक अगर इसका शासन रहा तो ये दोनों देखिएगा किसके उसमें आएंगे, एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में ही तो आएंगे, ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो कि सबसे विद्वान था पूरे इंडियन हिस्ट्री में, अगर
सल्तनत काल की बात करें तो सबसे विद्वान शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। तो उसके समय में दो वंश स्थापित हुए थे। उन दो वंशों का नाम अगर मैं बोलूं तो कौन कौन से वंश हैं आपके? दो वंश है, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य, दोनों की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के समय हुई थी। और मोहम्मद बिन तुगलक के ही समय में इब्न बतूता ने भारत की भी यात्रा करी थी। तो इब्न बतूता विदेशी यात्री था जो कि भारत की यात्रा पर आया था। ये भी किसके समय में हुआ था? तो ये भी अगर मैं बात करूं ये किसके समय में हुआ था, तो ये भी मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुआ था। दिल्ली सल्तनत के सबसे छोटे अगर वंश की बात करेंगे तो सबसे छोटा वंश आपका खिलजी वंश, जिसने सिर्फ 30 वर्षों तक शासन किया। कितने वर्षों तक? ओनली 30 वर्षों तक शासन किया। और सबसे बड़ा जो शासन किया वो किसने किया? आप लोग लगा सकते हैं, 94 वर्षों तक शासन किया। किसने? तुगलक वंशों ने भारत पर। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैंने आपको बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो मैंने आपको यहां से बता दिए हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमसे क्या कहता है? ठीक है, अभी देखिएगा मात्र 6 क्लास में 6 क्वेश्चनों तक पहुंचे हैं, तो आज मैं आपको और भी ज्यादा बेहतरीन करके पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आपका ये जो क्लास है ना वो आपकी जिंदगी बदल देगा। ठीक है, देखो सीधी सी बात है, आपके पास में 30 दिन है। ठीक है, कितने दिन है? 30 दिन है। या तो 30 दिन में आप घूम लो या फिर लो, वरना 30 दिन में आप क्या करो? पढ़ाई 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 सिर्फ कर लो। तो 30 दिन में अगर आपने पढ़ाई कर ली तो आपके लिए वर्दी मिल जाएगी। अगर आपने 30 दिन में दूसरे की वर्दी पहन के, यानी कि दूसरे के रुपए से कपड़े खरीद कर, पापा के रुपए से कपड़े खरीद कर अगर बारातों में घूम रहे हो तो भाई कुछ भी नहीं होने वाला है, याद रखिएगा। तो 30 दिन तुम्हारा डिसाइड करेगा प्लस में जाओगे या तुम माइनस में जाओगे। तो 30 दिन तुम्हें डिसाइड करेंगे प्लस में जाओगे या माइनस में जाओगे। डिसाइड किसको करना है? तो डिसाइड सिर्फ आप ही को करना है कि मैं 30 दिन के अंतर्गत 30 दिन के आगे मैं क्या कर सकता हूं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, क्लास पर नजर बनाए रखते हैं कि भाई बौना ग्रह क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा बौना ग्रह माना जाता है? पृथ्वी। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जिसे हम कहते हैं चंद्रमा। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जिसे हम क्या कहते हैं? चंद्रमा कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जिसे हम क्या कहते हैं? चंद्रमा कहते हैं। ठीक है, बृहस्पति पृथ्वी का यानी कि सब सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह। ठीक है, प्लूटो को क्या कहते हैं? बौना ग्रह कहते हैं। कौन से ग्रह के नाम से जानते हैं? बौना ग्रह के नाम से जानते हैं प्लूटो को। शनि जो है, शनि का सबसे बड़ा जो उपग्रह है उसे हम क्या कहते हैं? टाइटन। ठीक है, तो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह क्या कहलाता है? टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। तो प्रश्न है बौना ग्रह, तो बौना ग्रह तो आपका आ गया। ठीक है, और दो उपग्रह ऐसे भी हैं, जैसे बुध हो गया आपका मरकरी और आपका शुक्र हो गया आपका वीनस। दो ऐसे उपग्रह हैं जिनका कोई भी सैटेलाइट्स नहीं है, कोई भी चंद्रमा नहीं है। देखिए, कोई भी सैटेलाइट्स नहीं है, यानी कि हम कह सकते हैं कोई भी उपग्रह नहीं है, कोई भी उपग्रह नहीं है। लेकिन पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का उपग्रह की अगर हम बात करेंगे तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जिसे हम क्या कहते हैं? चंद्रमा कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम चंद्रमा कहते हैं। ठीक, याद रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट पॉइंट पर देखेंगे, बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर आप लोग किस प्रकार की चट्टाने हैं? तो बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टाने? चूनेदार चट्टाने हैं, अग्नि चट्टाने हैं। तो अग्नि चट्टानों में आपके ग्रेनाइट आता है। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है ग्रेनाइट किस चट्टानों के उदाहरण है? बेलसाट किस चट्टानों के उदाहरण है? तो हम कह सकते हैं, ठीक है, किन चट्टानों के उदाहरण हैं? आपके अग्नि चट्टानों के उदाहरण हैं। याद रखिएगा, ए भी आपका अग्नि चट्टान का, ए भी आपके अग्नि चट्टान का है। कार्यांतरित यानी कि अपसादी चट्टाने। तो बलुआ पत्थर किन चट्टानों का उदाहरण है? तो बलुआ पत्थर की हम बात करेंगे, अपसादी चट्टानों का उदाहरण है। ठीक है, याद रखिएगा, अपसादी चट्टानों का उदाहरण है क्या? आपके बलुआ पत्थर। ठीक है, ऐसे आपके हर टाइप से क्वेश्चन आता है। बट ज्योग्राफी में आपके चट्टान यानी कि रॉक्स के अंतर्गत टॉपिक था। ठीक है, गेहूं एक प्रकार है, गेहूं एक है, तो गेहूं एक क्या है आप लोग बताइएगा? बेल है, औषधि है, झाड़ी है या वृक्ष है? तो गेहूं, जिस खेत में आपके गेहूं उगती है, यानी कि धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन की गैस निकलती है। गेहूं के खेत से कौन सी गैस निकलती है? कोई सी गैस नहीं निकलेगी। ठीक है, याद रखिएगा। गेहूं की अगर बात करेंगे तो देखिएगा, भारत में सबसे ज्यादा बोई जाने वाली फसल क्या है? गेहूं है। भारत में सबसे ज्यादा
सबसे ज्यादा बोई जाने वाली फसल, सबसे ज्यादा बोई जाने वाली फसल, बोई जाने वाली फसल कौन सी है? आपके गेहूं है। तो भारत में सबसे ज्यादा बोई जाने वाली जो फसल है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम गेहूं के नाम से जानते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा बोई जाने वाली फसल है। ठीक है, तो गेहूं एक प्रकार की क्या है? गेहूं एक प्रकार की औषधि है। क्या है? गेहूं एक प्रकार की औषधि है। ठीक है, अगर यहाँ पर घास होता तो घास क्या सही होता? ठीक है, आप ये बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में। गेहूं एक प्रकार क्या है? औषधि है। ठीक है, कह रहे हैं सांप, कछुआ, छिपकली तथा मगरमच्छ जंतुओं में किस प्रकार की श्रेणी में आते हैं? देखिएगा, सांप हो गया, कछुआ हो गया, छिपकली हो गई, मगरमच्छ किस प्रकार के जंतुओं की श्रेणी में आते हैं? तो किस प्रकार के जंतुओं की श्रेणी में आते हैं? शहरी सर्प की श्रेणी में आते हैं। किसके? आपके शहरी सर्प की श्रेणी में आपके आते हैं, याद रखिएगा इस बात को भी। ठीक है, मृदा में जल तनाव मापने के लिए प्रयोग की जाने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो तनाव की स्थिति को मजबूत करने के लिए ऑप्शन में प्रदर्शित हो रहा है कि तनाव मापी भी होता है, इसलिए आंसर क्या होगा? तनाव मापी। बिल्कुल। ठीक है, अब देखिएगा मृदा, मृदा की अगर बात करेंगे तो मृदा दिवस कब मनाते? 5 दिसंबर को मृदा दिवस मनाते हैं। और जल की अगर बात करें तो जल आप बताइएगा 22 मार्च को जल दिवस मनाते हैं, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं। सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्वेश्चन है और सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। 22 मार्च को बनाते हैं जल दिवस और विश्व पृथ्वी दिवस बनाते हैं 22 अप्रैल को, याद रखिएगा। और 5 दिसंबर को बनाते हैं मृदा दिवस। कौन सा दिवस मनाते हैं? 5 दिसंबर को मृदा दिवस मनाते हैं। ठीक है, अब देखिएगा प्रकाश मापी, आपकी देखिए प्रकाश की तीव्रता किससे मापते हैं? लक्स मीटर से। अब मैं आपको कुछ मीटर बता रहा हूं जो आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये क्या करते हैं? प्रकाश की तीव्रता को मापते हैं। ठीक है, तो प्रकाश की तीव्रता को मापते हैं आपके लक्स मीटर से। उसके बाद अगर मैं बात करूं सोनार, सोनार से क्या मापते हैं? तो समुद्र के अंदर डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए, डूबी वस्तुओं का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सोनार का प्रयोग करते हैं, डूबी वस्तुओं का पता लगाने के लिए। रडार की अगर बात करें तो रडार का प्रयोग क्यों करते हैं हम? देखिएगा, रडार का प्रयोग क्यों करते हैं? संकेत देने में, यानी कि वायुयान को संकेत देने में रडार का प्रयोग करते हैं, संकेत देने में। ठीक है, रिएक्टर पैमाने की बात करेंगे, रिएक्टर पैमाना या हम कह सकते हैं सिस्मोग्राफ, रिएक्टर पैमाना या कह सकते हैं सिस्मोग्राफ, ये क्या मापते हैं? आपकी भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। ठीक है, जो मैं आपको मीटर बता रहा हूं वो आप याद रखिएगा। सिस्मोग्राफ क्या कहते हैं? भूकंप की इंटेंसिटी को मापते हैं, भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, भूकंप की तीव्रता को माप लिया। हाइड्रोमीटर से क्या मापते हैं? तो हाइड्रोमीटर से अगर बात करेंगे तो घनत्व का मापन करते हैं। किसका मापन करते हैं? घनत्व का, यानी घनत्व मापी यंत्र है। हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं? तो हाइग्रोमीटर से हम आर्द्रता को मापते हैं। क्या मापते हैं? आर्द्रता को। ठीक है, और भी ऐसे कई सारे पॉइंट हैं हमारे पास में जो हमें आने चाहिए। जो हमारे पेपर में सबसे ज्यादा आपके आते हैं, समुद्र की गहराई को किससे मापते हैं? तो समुद्र गहराई को फेदोमीटर से मापते हैं। झूठ बोलने वाला यंत्र क्या होता है? तो झूठ बोलने वाले यंत्र को पॉलीग्राफ कहते हैं। ऐसे बहुत सारे आपके क्या होते हैं? क्वेश्चन बनते हैं जो हम फिजिक्स की क्लास में, जो हम प्रीवियस ईयर क्लास शुरू करने वाले हैं, लेकिन जितना भी हमारा कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 10 हो जाएंगे हमारे। प्रैक्टिस सेट नंबर 10 के बाद में हम आपके लिए नए सिरे से फिर से फिजिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि यूपी पुलिस और यूपीएसआई में पूछेगा उनकी चर्चा करेंगे। इसी प्रकार केमिस्ट्री, बायो, आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ हो गया, फिर आपके हिस्ट्री वगैरह सबकी चर्चा उसी प्रकार से की जाएगी। ठीक है, अभी का आंसर क्या होगा? घनत्व, तनाव मापी। ठीक है, बल का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो बल का ऐसा ही मात्रक, बल, तो बल देखिएगा, बल का ऐसा ही मात्रक तो आपका होता है। ठीक है, क्या बल का ए भी मात्रक है? बताइएगा। अगर मान लीजिएगा यहाँ पे बल का मात्रक पूछा जाता और यहाँ पर आपके न्यूटन ना होता तो आप कौन सा मात्रक लगाते? यहाँ पे तो आपका न्यूटन होगा आंसर। तो बल का एक मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी होता है। पास्कल की अगर बात करेंगे तो वायुमंडलीय दाब का मात्रक है आपके, वायुमंडलीय
दाब का मात्रक है। और वायुमंडलीय दाब को मापते किससे हैं, तो वायुमंडलीय दाब का मापन करते हैं बैरोमीटर से। तो पास्कल आपके वायुमंडलीय दाब का मात्रक है। ठीक है, अगर बात करेंगे वाट, वाट मतलब शक्ति, यानी कि शक्ति या सामर्थ्य का मात्रक है, शक्ति या सामर्थ्य का मात्रक है। ठीक है, याद रखिएगा, एक एचपी बराबर यानी कि एक हाउस पावर बराबर 746 वाट होता है। कितना होता है, 746 वाट होता है एक एचपी बराबर, एक हाउस पावर बराबर 746 वाट होता है। ठीक है, ये भी बात याद रखिएगा, 746 वाट होता है। और ये आपका न्यूटन। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बात करूं पारिस्थितिकी दाब का मात्रक क्या है, कुछ मात्रक मैं आपको बता रहा हूं फिजिक्स में, यानी कि पारिस्थितिकी दाब का मात्रक क्या है, तो मैं कह सकता हूं बार पारिस्थितिकी दाब का मात्रक है। ठीक है, क्या है, बार आपके पारिस्थितिकी दाब का मात्रक है। ओजोन परत की मोटाई किससे मापी जाती है, वो बता रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओजोन परत की मोटाई किससे मापी जाती है, तो मैं कह सकता हूं ओजोन परत की जो मोटाई मापी जाती है उसके लिए एक प्रयोग होती है इकाई, इसे हम कहते हैं डॉप्सन इकाई। क्या होती है, डॉप्सन इकाई। उसके बाद अगर मैं कहूं ध्वनि किससे मापी जाती है, तो ध्वनि मापी जाती है डेसिबल से। तो डेसिबल से ध्वनि का मापन किया जाता है, इसका आपका ध्वनि का मापन किया जाता है। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके लिए क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं आपको 3 पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, बाकी आप याद रख लीजिएगा, ये सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया, 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करी जाएगी, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुरा ऊष्मा परिचालक है, यानी कि ऊष्मा का बहुत बुरा कुचालक है, यानी कुचालक भी कह सकते हैं, बहुत बुरा आपका चालक भी कह सकते हैं। कौन सा होता है, एल्यूमिनियम, तांबा हो गया, सीसा हो गया, या आपका चांदी हो गया। कौन सा हो गया आंसर, सीसा। ठीक है, सिर्फ इतनी सी बात याद रखिएगा, कौन सा होगा आपका, सीसा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कंप्यूटर को स्थायी रूप से डाटा संचालित कौन करता है। तो स्थायी रूप से कंप्यूटर को डाटा संचालित कौन करता है। ठीक है, एएलयू करता है, कैश मेमोरी करती है, रैम करती है, रोम करती है। तो इसका आंसर क्या होगा, रोम। ठीक है, कंप्यूटर से भी आपके प्रश्न आएंगे पेपर में। जंग लगना है, तो जंग लगना क्या है, मैंने आपको बताया लोहे पर जंग लगेगी तो उसका भार बढ़ेगा या घटेगा। लोहे पर जंग लगती है, लोहे का परमाणु क्रमांक होता है 26, और लोहे पर जंग लगेगी तो उसका भार हमेशा बढ़ेगा। क्या करेगा, बढ़ेगा। तो लोहे पर जंग लगना क्या कहलाता है, बढ़ना कहलाता है, तो उसका भार हमेशा बढ़ेगा लोहे पर जंग लगना। तो लोहे पर जंग लगना क्या है, ऑक्सीकरण है, बिल्कुल है। अपघटन है, ये भी सही है। रेडॉक्स अपक्रिया है, क्या है, रेडॉक्स अपक्रिया है, जिसमें दो अपक्रियाएं शामिल होती हैं, ऑक्सीकरण और अपचयन की प्रक्रिया शामिल होती है। इसमें दो प्रक्रिया शामिल होती है, ऑक्सीकरण और अपचयन की प्रक्रिया शामिल होती है। तो जंग लगना क्या कहलाता है, तो जंग लगना आपके ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है, और आपका अपचयन भी कहलाता है। तो लोहे पर जंग लगी तो हमेशा उसका भार क्या होगा, बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक धूम कोहरे का घटक नहीं है, तो धूम कोहरे का घटक कौन सा नहीं है। ठीक है, परिवर्तनशील जैविक यौगिक तो होते हैं, यानी कि परिवर्तन होते रहते हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड भी होते रहते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड भी होते रहते हैं, और क्लोरीन ऑक्साइड आपके होते हैं, नहीं होते, तो क्लोरीन ऑक्साइड आपके नहीं होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नीति आयोग द्वारा निर्माण निम्नलिखित में से किस संस्थान के स्थान पर किया गया। प्रश्न है कि नीति आयोग का निर्माण किस संस्थान को बंद करने के बाद किया गया, किस संस्थान के द्वारा किया गया था, किस संस्थान के द्वारा किया गया था, बताइएगा। ठीक है, किस संस्थान के द्वारा होगा, योजना आयोग होगा, आईआरडीए होगा, दूरसंचार सूचना प्रौद्योगिकी विभाग। ठीक है, तो क्या होगा, नीति आयोग। तो नीति आयोग की स्थापना कब की गई, जैसे अगर मैं बोलूं यहां पर नीति आयोग, तो नीति आयोग की स्थापना कब की गई, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी। और अगर हेड ऑफिस की बात करेंगे, हेड ऑफिस कहां पर है, आपके न्यू दिल्ली में। ठीक है, न्यू दिल्ली में इसका हेड ऑफिस है। और अगर बात करें कि अध्यक्ष कौन होते हैं, तो जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, अध्यक्ष कौन होते हैं, आपके प्राइम मिनिस्टर होते हैं।
जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं वही इसके क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। तो जो भारत के प्रधानमंत्री होंगे वही इसके अध्यक्ष होंगे। तो इसके पहले अध्यक्ष कौन होंगे, नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री, जो इस समय भी प्रधानमंत्री हैं और नीति आयोग के गठन के समय भी प्रधानमंत्री थे। ठीक है, अब अगर बात करें इसके प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, तो इसके प्रथम उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया। कौन थे, अरविंद पनगड़िया इसके प्रथम उपाध्यक्ष थे। ठीक है, जो अभी कहाँ पढ़ा रहे हैं, आपके शिकागो विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे हैं। और प्रथम सीईओ बोले या प्रथम महिला सीईओ बोले, बात एक ही है, क्या नाम है, सिंधु श्री खुल्लर। सिंधु श्री खुल्लर। ठीक है, प्रथम महिला सीईओ बोले या प्रथम सीईओ बोले तो क्या है, सिंधु श्री खुल्लर हैं आपके। ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो देखिएगा नीति आयोग को बंद करा, यानी कि योजना आयोग को बंद किया 1950 में स्टार्टिंग हुई और अंतिम योजना आपके 2012 से लेके 2017 तक चली थी अंतिम योजना। ठीक है, और ये क्या कहलाती थी, ये आपके पंचवर्षीय योजनाएं कहलाती थी। क्या कहलाती थी, पंचवर्षीय योजनाएं आपके कहलाती थी। ठीक है, पंचवर्षीय योजनाएं काम करती थी। तो ये पंचवर्षीय योजनाएं जब काम करती थी तो ये बात पूरी तरीके से सटीक बैठी यहाँ पर। और योजना आयोग को बंद करने के बाद में क्या स्टार्ट कर दिया, आपके नीति आयोग को स्टार्ट कर दिया। तो किसको बंद किया, आपके योजना आयोग को बंद किया और नीति आयोग को स्टार्ट कर दिया। ठीक है, याद रखिएगा किसको स्टार्ट किया, नीति आयोग को। पहली काम करने वाली लेजर का आविष्कार किसने किया, तो पहली काम करने वाली लेजर थी उसका आविष्कार किसने किया, एएच टेलर ने किया, डब्ल्यूसी रोंटगन ने किया। रोंटगन ने एक्स किरणों की खोज की थी, एक्स किरणों की खोज की थी और पहले व्यक्ति थे जिन्हें 1901 में, मैंने शायद कल ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए भी दिया था, 1901 में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था। तो नोबेल पुरस्कार विजेता जो कि सबसे पहले थे उन्हें हम क्या कहते हैं, रोंटगन के बारे में कहते हैं। नोबेल पुरस्कार आपको 6 क्षेत्रों में प्रदान किए जाते हैं। कितने क्षेत्रों में, 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। राइट, याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल यही पेपर में आने वाले हैं और यही इसका डिस्क्राइब जो एनालिसिस है वही आपके पेपर में आने वाला है। ठीक है, याद रखिएगा। टीए मैनम, आपका राइट आंसर क्या होगा, यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो सबसे पहला नोबेल पुरस्कार मिला था किसे, एक्सरे किरणों की खोज के लिए। राइट, चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 18 नंबर प्रश्न है जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित है। उत्तर प्रदेश के पेपर देने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश से संबंधित है। पेपर में प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जलवे वाला प्रश्न है एकदम। ठीक है, गौरी शंकर देवीलाल, आपका संबंध बताना है, कौन सा संबंध किससे है, आप पढ़िएगा। मैं इसमें वही पढ़ूंगा जो मुझको पता होगा। तो सबसे पहले जो मुझको पता होगा वही मैं इसको बताऊंगा। जैसे मैंने जाकिर हुसैन मान लेते हैं कि जाकिर हुसैन तबला बजाते थे, जो सामने लिखा हुआ है। तो चौथे यानी कि चौथा जो है इसका जो फोर्थ होगा वो कौन सा होगा, फोर्थ होगा। तो देखिएगा ए वाला ऑप्शन तो वैसे ही कट गया आपका, ए वाला ऑप्शन तो कट गया। अब मैं अगर बात करूं इसमें जो भी आपको पता हो, मैं मान लेता हूं कि हरिप्रसाद चौरसिया की अगर मैं बात करता हूं, हरिप्रसाद चौरसिया किससे संबंधित थे, बांसुरी से। अब देखिएगा सेकंड का बी वाला, तो सेकंड का बी वाला भी मिल रहा है। ये देखिएगा सब बिल्कुल ठीक ही ठीक है, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन, एकदम जबरदस्त तरीके से बनाया है जिसने भी बनाया है। आप निकाल नहीं सकते हैं, निकाल नहीं सकते हैं ये क्वेश्चन जिसने बनाया एकदम जबरदस्त तरीके से बनाया है। तो अब आप करिएगा कि आपको तीसरा भी पता हो तभी क्वेश्चन इधर से उधर होगा। गौरी शंकर देवीलाल किससे संबंधित थे, कथक से संबंधित थे। किससे संबंधित थे, कथक से। अब देखिएगा थर्ड का सी वाला है, तो थर्ड का सी वाला देखिएगा कौन सा होगा आपका, सॉरी पहले का सी होगा। तो पहले का सी यानी कि ए वाला भी कट गया। अब ये देखिएगा इसमें भी आपका लॉजिक बन के आ रहा है, एम एफ हुसैन किससे संबंधित थे, चित्रकला से संबंधित थे। तो थर्ड का बी, तो थर्ड का बी यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी। तो एग्जामिनर आपसे खेल चुका है अच्छी तरीके से, उसको तुम्हारी जुगाड़ जो थी वो पता चल चुकी है। ठीक है, अब वो पता नहीं चलने वाली है। ठीक है, तो वो जुगाड़ जो लगा रहे थे कि भाई कौन सी जुगाड़ समझ रहे हो, ये समझो। ठीक है, जो आप यहाँ पे लगा रहे थे कि हमने पहले से ही 2 देख लिए, उसने कहा तुम कम से कम 3 देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कि कैसे कैसे प्रश्न में बना सकता हूं। तुम्हारी जुगाड़ क्या थी, मेरी जुगाड़ कहां तक पहुंची है, ये समझो। बात समझ गए।
तो उत्तर प्रदेश के एग्जाम देने जा रहे हो तो जुगाड़ अगर नहीं आती तो कुछ भी नहीं आता, ध्यान रख लेना इस बात को, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं, एकदम जबरदस्त। क्वेश्चन संख्या 18 पढ़ चुके हैं, उपाधियों का अंत कर चुके हैं, यानी कि आर्टिकल नंबर भारतीय संविधान की उपाधियों का अंत है 18 आर्टिकल में, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, पास्कल किसकी इकाई है। शायद ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है, ठीक है, इससे पहले भी शायद हम इसको देख चुके थे, अभी तो हमने देखा ही था इसको, ठीक है, पास्कल वाला क्वेश्चन कुछ देर पहले, तो क्वेश्चन रिपीट भी हो चुका है, इसको याद रखिएगा। देखिएगा कहां पे भी देखा था हमने, ठीक है, पास्कल वाला प्रश्न कहां पर देखा था, अच्छा ठीक है, अच्छा पास्कल वाला प्रश्न नहीं देखा था, प्रश्न देखा था बल, वहां पर आपको बता दिया था कि वायुमंडलीय दाब की इकाई है, ठीक है, वहां पर आपको मैंने बता दिया था। तो क्वेश्चन ए वाला देखा था, ना कि आपके पास्कल वाला, यहाँ पर बल की बात की गई थी, है ना। अब देखिएगा आप लोगों से मैंने क्या कहा कि क्वेश्चन हमारे उसी प्रकार से रहते हैं जिस प्रकार से हम पेपर करके तो आते हैं, लेकिन एनालिसिस आपका जबरदस्त तरीके से होना चाहिए। जीके जीएस के लिए आपको कहीं जाना नहीं है, ज्ञान जीएस के अलावा चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट्स करें, और ऐसे ही प्रश्न मैं आपको मजबूती के साथ पढ़ाता रहूंगा। जो आपकी मजबूती होगी आप उतनी मजबूती से पढ़िएगा, आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करिएगा, पेपर फिर में 30-35 दिन है आपके, ठीक है। पास्कल किसकी इकाई है आप लगा सकते हो, दाब की इकाई है, ठीक है। मात्रकों की बात मैं पहले ही कर चुका था, तो अब मैं बात नहीं करूंगा मात्रकों की, ठीक है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो देखिएगा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति जी करेंगे, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेंगे, तो ये भी क्या करेंगे, राष्ट्रपति जी करेंगे, ठीक है, याद रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो याद रखिएगा आप लोग थोड़ा सा, क्या याद रखना है कि भाई दोनों की उच्च न्यायालय की नियुक्ति कौन करेंगे, तो राष्ट्रपति जी करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे देखिएगा, एक के अगर हम बात करेंगे राष्ट्रपति जी करेंगे, तो देखिएगा राष्ट्रपति जो करेंगे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे, कौन करेंगे, राष्ट्रपति जी करेंगे, ठीक है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेंगे, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी कौन करेंगे, राष्ट्रपति जी करेंगे। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेंगे, ये भी राष्ट्रपति करेंगे। और कानून मंत्री भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा, तो ये भी कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे। यहां से पूछा गया सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा, तो ठीक है, आपको मैंने उच्चतम न्यायालय में आपको पढ़ा चुका हूं, आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां से आप उच्चतम न्यायालय, आप डिटेल पार्ट में संविधान की सीरीज उस साइट पर आपके चल रही है, ठीक है, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। प्रश्न है कि भीमबेटका, नेवासा, पुष्कर, रोहिरी पहाड़ियां व समानपुर किस काल के महत्वपूर्ण स्थल हैं। तो देखिएगा भीमबेटका की गुफाएं, अगर भीमबेटका की गुफाओं की अगर बात करेंगे तो भारत की विश्व विरासत सूची में शामिल की गई हैं 2003 में, 2003 में विश्व विरासत सूची में शामिल की गई है। कहां पर है, आपके मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका की गुफाओं को किसने खोजा था, बाकड़ ने खोजा था। भीमबेटका की गुफाओं को बाकड़ ने खोजा था, ठीक है, याद रखिएगा। तो 2003 में एमपी में विश्व विरासत सूची में शामिल की गई थी, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में, ठीक है। विश्व विरासत दिवस कब बनाते, 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस बनाते हैं। विश्व विरासत दिवस कब बनाते हैं, 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस बनाते हैं। यूनेस्को के मध्य प्रदेश में 3 स्थल और भी शामिल हैं, मध्य प्रदेश के 2 स्थल हैं ओवरऑल यहाँ पर, और 3 स्थल ओवरऑल शामिल हैं। खजुराहो के टेम्पल को भी शामिल किया गया था 1986 में, और सांची के स्तूप आपके विश्व विरासत सूची में शामिल हैं, जिन्हें हम कहते हैं सांची का स्तूप। 1989 में इसे शामिल किया गया, कब शामिल किया गया, 1989 में, राइट। अब देखिएगा बाकड़कर हो गए आपके ओवरऑल, ठीक है, इतनी सी बात समझ में आती है हमको, और यही हमारी क्लास भी है, ठीक है। नेवासा की बात करेंगे कहां पर है, आपके महाराष्ट्र में है। पुष्कर की बात करेंगे कहां पर है, आपके राजस्थान में है, ठीक है, कहां पर है, आपके राजस्थान में है, ठीक है। तो किस काल के थे, तो हम कह सकते हैं मध्य पुरापाषाण कालीन संस्कृति के थे। ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर क्वेश्चन का, ठीक है, याद रखिएगा। तो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कितने स्थल हैं अभी तक, तो स्थल हैं आपके टोटल 42। करंट अफेयर्स में पढ़िएगा कि 42 स्थल कौन कौन से हैं, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि यूटान स्टेट
किन दो देशों को जोड़ती है? तो किन दो देशों को जोड़ती है? मैक्सिको क्यूबा को जोड़ती है, इटली अल्बानिया को जोड़ती है, पापा न्यू गिनी या ऑस्ट्रेलिया को जोड़ती है, इंडोनेशिया या मलेशिया को जोड़ती है। इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता, मलेशिया की कैपिटल है, कौन सी कैपिटल है मलेशिया की? तो मलेशिया की अगर कैपिटल की बात करेंगे तो मलेशिया की कैपिटल है कुआलालंपुर। कौन सी कैपिटल है? कुआलालंपुर। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। मलेशिया की कैपिटल क्या होगी हमारी? कुआलालंपुर आपके मलेशिया की कैपिटल हो गई। ठीक है, उष्णकटिबंधीय पूर्वी प्रशांत महासागर के ऊपर समुद्र की सतह के तापमान में अनियमित अबाधिक भिन्नता को क्या कहा जाता है? प्रश्न अच्छे से पढ़िएगा, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बर्ड ज्योग्राफी से संबंधित है। प्रश्न है हमारा, क्या प्रश्न है हमारे पास में कि जो उष्ण कटिबंधीय पूर्वी प्रशांत महासागर, आपको बता दें प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। और प्रशांत महासागर में विश्व की सबसे गहरी खाई भी पाई जाती है जिसे कहते हैं मेरियाना ट्रंच। तो मेरियाना ट्रंच विश्व की सबसे गहरी खाई है। ठीक है, जिसकी अगर गहराई की बात करेंगे तो 11.2 किलोमीटर है, आपके कहां पर है? फिलीपींस, यानी कि फिलीपींस मनीला में। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा आप लोग, फिलीपींस मनीला में के ऊपर समुद्र की सतह के तापमान में अनियंत्रित आबादिक विभिन्नता को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं? हम्बोल्ट करंट कहते हैं, अल नीनो कहते हैं, कैनरी करंट कहते हैं, या एगो लहास करंट कहते हैं। क्या कहते हैं? अल नीनो कहते हैं। क्या कहते हैं? अल नीनो कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? ठीक, याद रखिएगा कौन सी सदिश राशि नहीं है। तो राशियां हमारे यहाँ पर दो प्रकार की होती हैं, एक तो आपके वेक्टर क्वांटिटी होती है और एक आपके स्केलर क्वांटिटी होती है। यानी कि सदिश राशियों को वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं और आपके स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, अब देखिएगा, जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है, जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण प्लस दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उन्हें सदिश राशियां कहते हैं। जैसे पर एग्जाम्पल की बात करेंगे, बल हो गया आपका, संवेग हो गया, ठीक है, आपका त्वरण हो गया, वेग, ठीक है, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। और उसके बाद अगर बात करेंगे वजन, ठीक है, ये सब कैसी राशियां? ये आपकी सब में देखिएगा, आपका स्पेशल क्या है, सब में देखिएगा बा आ रहा है, बा जिसमें आता है वो सब क्या है? सदिश राशियां हैं। यहाँ भी देखिएगा, इसमें भी बा है, इसमें भी बा है, इसमें भी बा है, किसमें बा नहीं है? तो आपका इसमें बा नहीं है, ये आंसर आपका होगा। अदिश राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए सिर्फ इसकी परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, दिशा की जरूरत नहीं होती है। जैसे अगर बात करें तो आयतन, आयतन हो गया, घनत्व हो गया आपका, ठीक है, चाल हो गई आपकी, दूरी हो गई, ये सब कैसी राशि हैं? तो हम कह सकते हैं ये सब आपकी कैसी राशि हैं? तो ये सब आपकी अदिश राशि हैं। तो ये क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आ सकता है। ठीक है, 100% आपके पेपर में आ सकता है। राइट, याद रखिएगा इस बात को। कह रहे विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय किस देश में है? किस देश में है? फ्रांस। फ्रांस के पेरिस में आपके यूनेस्को का मुख्यालय है। पेरिस में आपके यूनेस्को का मुख्यालय, देखिएगा दो मुख्यालय बताऊंगा, फ्रांस में दो शहर हैं, एक तो यूनेस्को है, एक आपका लियोन है। ठीक है, लियोन में आपके इंटरपोल का मुख्यालय है। और अगर बात मैं करूं कि पेरिस में किसका मुख्यालय है, तो भाई याद रखिएगा पेरिस में किसका मुख्यालय है? यूनेस्को का मुख्यालय किसमें? पेरिस में। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा WHO का मुख्यालय है आपके स्विट्जरलैंड में। WTO का मुख्यालय भी कहां पर है? आपके स्विट्जरलैंड में। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय भी कहां पर है? स्विट्जरलैंड में है आपके। ठीक है, तो याद रखिएगा आंसर क्या होगा आपके। ठीक है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब बनाते हैं? तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को बनाते हैं। और अभी हमें कुछ देर पहले पढ़ा था 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो 22 मार्च को हम जो दिवस मनाते हैं उसे जल दिवस कहते हैं। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को बनाते हैं और पहला 23 मार्च 1950 में बना था। संगठन की स्थापना भी 1950 में ही हुई थी।
किस नागरिकता अधिनियम में भारतीय नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति के विषय में प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? ठीक है, देखिएगा अगर सिटीजनशिप की बात करें, सिटीजनशिप का मतलब होता है नागरिकता। क्या होगा? नागरिकता। भारतीय संविधान के भाग नंबर 2 के अंतर्गत आती है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से लेकर 11 आपके नागरिकता से संबंधित हैं। किस देश के संविधान से हमने ग्रहण करी? तो हमने ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण करी है। और भारत में कैसी नागरिकता है? तो 4 पॉइंट याद रखिएगा। भारत में एकल नागरिकता है। कैसी नागरिकता है भारत में? तो भारत में आपके एकल नागरिकता है, यानी कि सिंगल सिटीजनशिप है। ठीक है, 4 पॉइंट तो आपको याद ही होंगे। ठीक है, प्रश्न है कि कितनी बार हो चुका है? तो देखिएगा अंतिम बार हुआ था 2009 में नागरिकता संविधान संशोधन, और अभी तक 8 बार हो चुका है। पहली बार कब हुआ था? तो पहली बार नागरिकता संविधान संशोधन फर्स्ट टाइम हुआ था 1955 में। कब हुआ था? 1955 में हुआ था। तो आंसर भी क्या होगा? 1955। क्या होगा आंसर? 1955 आंसर होगा, राइट। क्या आंसर होगा? 1955, राइट। देखिएगा सबको नागरिकता के बारे में लाइन से ही लिखा हुआ है और लाइन से ही आपको पढ़ना है। ठीक है, याद रखिएगा। लखनऊ में क्षेत्रीय केंद्रीय प्री मेकिंग मूर्ति कला, मिट्टी के बर्तन और चित्रकला के विषय में कलाकारों को कार्य करने की सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्थापित की गई थी। लखनऊ में क्षेत्रीय केंद्रीय प्रीमेंटिंग मूर्तिकला, मिट्टी के बर्तन, चित्रकला के विषय में सुविधा प्रदान करने के लिए किस संस्थान को स्थापित किया गया था? प्रश्न है। जवाहर कला गलत, ललित कला अकेडमी। ठीक है, कहां पर है आपके? लखनऊ में। कहां पर है आपके? लखनऊ में। ठीक, याद रखिए कहां पर है आपके? लखनऊ में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कहता है हमसे कि उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इसमें शामिल नहीं है? तो उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा तो बहुत सारे राज्यों को स्पर्श करती है। कितने राज्यों को स्पर्श करती है? जैसे उत्तराखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, सबको स्पर्श करती है, मात्र आपके, ठीक है, उड़ीसा को स्पर्श नहीं करती। तो देखिएगा उत्तराखंड को स्पर्श करती है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बोलूं तो हिमाचल प्रदेश को भी स्पर्श करती है, हिमाचल प्रदेश को भी स्पर्श करती है, झारखंड को भी स्पर्श करेगी, और झारखंड के साथ में बिहार को भी स्पर्श करती है। इसको बिहार को भी स्पर्श करती है। बिहार के साथ अगर बात करें मध्य प्रदेश को भी स्पर्श करती है, और मध्य प्रदेश के साथ में CH छत्तीसगढ़ को भी स्पर्श करती है। ठीक है, दिल्ली को भी स्पर्श करती है। कितनी? दिल्ली को। दिल्ली के साथ में झारखंड को भी स्पर्श करती है, सॉरी राजस्थान को भी स्पर्श करती है, राजस्थान के साथ में हरियाणा को भी स्पर्श करती है। इसको स्पर्श करती है? हरियाणा को स्पर्श करती है, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 राज्य प्लस 1 केंद्र शासित प्रदेश जो कि दिल्ली है आपका, यानी कि ओवरऑल 9 को स्पर्श करती है। कितने? 9 को। हिमाचल प्रदेश और आपके अगर मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश के उत्तर प्रदेश से 11 जिलों की सीमा स्पर्श करती है। कितने? उत्तर प्रदेश के 11 जिलों की सीमा स्पर्श करती है मध्य प्रदेश के। ठीक है, कितने? 11, राइट, याद रखिएगा। तो कौन सा नहीं करता आपका? उड़ीसा से नहीं करते। कौन से नहीं करते? उड़ीसा से नहीं करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट पॉइंट है कि उत्तर के हिमालय पहाड़ी क्षेत्रों में उत्तराखंड नामक एक नया राज्य कब अस्तित्व में आया? तो उत्तर प्रदेश से अलग होकर बने थे राज्य। ठीक है, भारत के कई राज्य अलग हुए थे। जैसे भारत में पहले 25 राज्य थे, उसके बाद 3 राज्यों का निर्माण हुआ, उसके बाद एक राज्य और बना तेलंगाना, जो कि 2 जून 2014 को निर्माण किया गया, उसे तेलंगाना कहते, भारत का 29वां राज्य बना था। लेकिन भारत के और भी तो स्टेट बने थे। अब समझिए स्टेट्स। स्टेट में सबसे पहले बना था छत्तीसगढ़। कब बना था स्टेट में? सबसे पहले छत्तीसगढ़ बना था। छत्तीसगढ़ के बाद में उसके बाद उत्तराखंड बना था, और उत्तराखंड के बाद में आपके झारखंड बना था। ठीक है, 3 नए स्टेट बने थे। इसे इसे 26वां नाम दिया गया, ये 27वां नाम दिया गया, और ये 28वां नाम दिया गया। और जब एक स्टेट बना था तेलंगाना, तो उसे नाम दिया गया था 29वां राज्य। अब नाम दिया गया था 29वां दिया गया, राइट, 29वां दिया गया था उसे नाम। इतनी तो बात पता है सभी लोगों को।
उसके बाद देखिएगा एक ट्रिक है, एक छतरी 9 उस्तरा और 15 झार। एक छतरी 9 उस्तरा 15 झार। 1 नवंबर को बना आपका, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़, 9 नवंबर 2000 को बना आपके उत्तराखंड, 15 नवंबर 2000 को बना आपका झारखंड, 2 जून 2014 को आपका बना तेलंगाना। इसको अलग कर लेते हैं। बाकी एक छतरी 9 उस्तरा 15 झार आपके लिए सफिशिएंट है, आप क्वेश्चन पेपर में कर सकते हैं। ठीक है, कब बना? 9 नवंबर 2000 को बना, राइट। अब 9 नवंबर 2000 को बना, अब ये भी देख लेते हैं छत्तीसगढ़ किससे अलग होकर बना? एमपी से अलग होकर बना। उत्तराखंड किससे अलग होकर बना? उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना। झारखंड किससे अलग होकर बना? बिहार से अलग होकर बना। झारखंड आपके बिहार से अलग होकर बना, ठीक है। और तेलंगाना आपके आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना, ठीक है। आज फिर से भारत में 28 राज्य हो गए, 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिल गया है, ठीक है। याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर को किसको मिल गया? केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिल गया, ना कि राज्य का दर्जा मिल गया, ठीक है। याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश में योगी, जो हमारे सीएम जी हैं योगी आदित्यनाथ जी ने सरकार के केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में सुधार के लिए महत्वपूर्ण ढांचा विकसित करने का कदम उठाया है। कौन सी शिक्षा को विकसित करेंगे? तो भाई देखिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 19 नवंबर 1986 को आया था, ठीक है। कौन से आंसर होंगे? विद्यालय शिक्षा। क्या राइट आंसर होगा हमारा? विद्यालय शिक्षा हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नया प्रश्न है हमारा। क्या है नया प्रश्न? उत्तर प्रदेश के सबसे शानदार लोक नृत्यों में से इस शैली में मुश्किल संतुलन नृत्य शामिल है, जिसमें एक घूंघट ओढ़े महिला नर्तक सिर पर लकड़ी के पिरामिडों के मंच पर एक साथ 108 लैंपों को रखकर नृत्य करती है। यानी कि 108 जो दीपक होते हैं उनको रखकर नृत्य करती है। मैंने आपको बताया था कौन सा नृत्य होगा? रासलीला, रामलीला, ख्याल या चरकुला। कहां पर होगा? चरकुला। किन क्षेत्रों में होता है? आपके ब्रज क्षेत्रों में। ब्रज के क्षेत्रों में आपका चरकुला नृत्य होता है, ठीक है। याद रखिए, किन क्षेत्रों में? आपके ब्रज के क्षेत्रों में होता है, राइट। तो याद रखिएगा, यही हमारा राइट आंसर है। मैंने आपको शायद ये प्रश्न बताया भी था, इससे पहले भी मैं ये प्रश्न आपको बता चुका था। उत्तर प्रदेश के में व्रत ने अपना, बुद्ध ने अपना, वृद्ध नहीं होगा, क्या होगा? बुद्ध। बुद्ध ने अपना उपदेश दिया और अपनी कार्यविधि की नींव रखी, ठीक है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया? सभी को पता है, कहां दिया? सारनाथ में दिया, ठीक है। सारनाथ को हम कह सकते हैं ऋषि पतन। तो कहां पर है? आपके उत्तर प्रदेश में है। सर्वाधिक उपदेश कहां दिए? तो सर्वाधिक उपदेश आपके श्रावस्ती में दिए, और सबसे ज्यादा समय भी कहां पर बिताया? आपके श्रावस्ती में बिताया। और सबसे पहला उपदेश आपके कहां पर दिया? सारनाथ में दिया था महात्मा बुद्ध ने, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऋषि पतन भी इसका आंसर हो सकता है, ठीक है। कई बार पूछा भी गया। बाकी हिस्ट्री में देखेंगे महात्मा बुद्ध से, महावीर स्वामी जैन से, सभी के क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिजली का कुचालक और परंतु ताप का सुचालक होता है? कौन सा पदार्थ जो होता है विद्युत का, यानी कि बिजली का कुचालक होता है परंतु ताप का सुचालक होता है? एबिट्स, सेलुलाइड, पेन या अभ्रक? क्या आंसर होगा? आपके अभ्रक, ठीक है। अधिकांश कीट किस प्रकार का शोषण करते हैं? अधिकांश कीट जो होते हैं वो किस प्रकार का शोषण करते हैं? त्वचा के द्वारा करते हैं, गलफड़ों के द्वारा करते हैं, फेफड़ों के द्वारा करते हैं, या ट्रेकिया प्रणाली के तहत करते हैं? यही सबसे डिफरेंट आंसर लग रहा होगा, तो आंसर भी आपका यही वाला ही ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, ठीक है। 1 एकड़ में कितने वर्ग गज होते हैं? तो 1 एकड़ में कितने वर्ग गज होते हैं, ठीक है, बताइएगा। 1 एकड़ में कितने वर्ग गज होते हैं? तो ये याद रखिएगा, 4840 वर्ग गज होते हैं। कितने? 4840,
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई? देखिएगा आज 2 क्वेश्चन इसी पेपर में आपके रिपीट भी हो गए। कब की गई? 1935 में। अब क्या बताना, इसको समझाना ही क्या है, ये तो प्रश्न पढ़ चुके हो आप, तो इसकी जरूरत ही नहीं होगी। ठीक है। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? मोर हो गया, हंस हो गया, या कोयल हो गई, या सारस? कौन सा है आपके? सारस। तो सारस उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी हो गया। अगर पशु पूछे, राज्य पशु, तो कह सकते हैं पशु कौन सा होगा आपके? बारहसिंगा। बारहसिंगा क्या होगा? राज्य पशु होगा। ठीक है, बारहसिंगा। उसके बाद अगर बात करें, ठीक है, बारहसिंगा के बाद अगर मछली की बात करें तो चीतल क्या है? मछली है। चीतल क्या है? मछली है। ठीक है, चीतल क्या है भाई? मछली है। ठीक, याद रखिएगा। पुष्प, पुष्प की बात करें, अगर पुष्प की बात करें, पुष्प क्या है? टेसु। टेसु क्या है? पुष्प है यहाँ पर। और पक्षी की बात करेंगे तो पक्षी आप लोगों को पता है, पक्षी क्या है? सारस। पक्षी क्या है? सारस है। पक्षी आपके सारस है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो पक्षी आपके क्या है? सारस है। ठीक, याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी अभी राइट आंसर है। किस ग्राम पंचायत द्वारा प्रधान को पद से हटाने के लिए कम से कम कितने पंचायत सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? यानी कोई व्यक्ति ग्राम पंचायत अगर प्रधान है तो उसको हटाने के लिए, या उनका सदस्य है तो उससे हटाने के लिए कितने लोगों का समर्थन आवश्यक है? ठीक है, अगर यहाँ पे पूछता कि पंचायतों में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत है, तो हम कह सकते हैं महिलाओं के लिए 1/3 यानी कि 33% है। महिलाओं के लिए 1/3 यानी कि 33% है। ठीक है, आरक्षण कितना है महिलाओं के लिए? 33%। पंचायती राज व्यवस्था दिवस कब बनाते हैं? पंचायती राज व्यवस्था दिवस हम कब बनाते हैं? तो पंचायती राज व्यवस्था दिवस बनाते हैं 24 अप्रैल को। कब बनाते हैं? 24 अप्रैल को पंचायती राज व्यवस्था दिवस बनाते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वही प्रश्न की बात कर रहे हैं जो आपके पेपर में पूछे जाएंगे, अन्यथा कोई भी प्रश्न नहीं। ठीक है, आज हमने दिवस भी बहुत सीखे। पंचायती राज भारतीय संविधान की अनुसूची नंबर 11 के अंतर्गत रखे गए हैं। अनुसूची नंबर 11 के अंतर्गत रखे गए हैं, और भाग नंबर अगर बात करेंगे तो भाग नंबर आपके 9 के अंतर्गत रखे गए हैं। किसके अंतर्गत? भाग नंबर 9 के अंतर्गत पंचायतों को रखा गया। राइट, पंचायतों में एक आर्टिकल संबंधित है जिसमें ग्राम पंचायतों का गठन है, आर्टिकल नंबर 40। क्या आपकी ग्राम पंचायतों का गठन? ग्राम पंचायतों का गठन आपके आर्टिकल नंबर 40 के अंतर्गत आता है। आर्टिकल नंबर 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन भी आता है। याद रखिए, ग्राम पंचायतों गठन आर्टिकल नंबर 40 के अंतर्गत आता है। उसके आगे अगर बात हम करें तो आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आते हैं, बहुत सारे पढ़ा भी चुका हूं मैं। उसके बाद पंचायती राज व्यवस्था आपको मैं डिटेल पार्ट में पढ़ाने वाला हूं बहुत जल्द। ठीक है, आंसर क्या होगा? 1/3। 1/3 है क्या? 2/3। कितना होगा? 2/3। महिलाओं के लिए 1/3। ठीक है, किसी व्यक्ति को हटाने के लिए। अब पंचायतों का इलेक्शन लड़ने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष, जो कि मैं आपको शुरुआत में ही बता चुका हूं। पंचायतों का इलेक्शन लड़ने के लिए आयु 21 वर्ष। वोट डालने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए हमारी? 18 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष। क्वेश्चन कौन सा था? 38। क्वेश्चन कौन सा था? 38। क्वेश्चन की समाप्ति होगी। आरओ की सीरीज में आपके संविधान की लगातार क्लासें आपके लिए प्रस्तुत हैं। ठीक है, अब क्लास को हर जगह से सब्सक्राइब कर दिए, चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा जरूर, कि जिससे जिन लोगों के पास में ये क्लास नहीं पहुंच पा रही है उनको भी यहाँ पर फायदा हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, दोबारा फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय, जय हिंद।